धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में या आज़ाद सहाफत के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका यानी रोल अदा कर रहा है या निभा रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग किसी राजनीतिक या कारपोरेट की फंडिंग से तो चलते नहीं, आप लोगों की क्राउड फंडिंग के जरिए ही अपनी दुकान को सजाए बैठे हैं। और जब तक दुकान सजी रहेगी तो आप लोगों को भी वो खबरें मिलती रहेगी जो मोहब्बू मीडिया वाले आपको दिखाते नहीं हैं। तो इस दुकान को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आप पे भी है। तरीका यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नहीं तो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी सब कुछ नंबर हैं उनके ज़रिए भी आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर कोलकाता हाई कोर्ट से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज सुबह कोलकाता हाई कोर्ट में फिर से एक बार दुर्गा पंडालों को लेकर सुनवाई हुई। बता दें, इससे पहली सुनवाई में कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दुर्गा पंडालों में नो एंट्री रहेगी, सिर्फ आयोजक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कोई भी श्रद्धालु वहां नहीं जाएंगे। इस फैसले को 400 से ज़्यादा पंडालों के एक संगठन ने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने आज उस सुनवाई के बाद कुछ चीज़ों में बदलाव किया है। जैसे कहा है कि आयोजकों समेत कुल 60 लोग बड़े पंडालों में शामिल हो सकते हैं। छोटे पंडालों में आयोजकों समेत 20 लोग शामिल हो सकते हैं। बड़ा पंडाल जो है वो 300 गज का माना गया है, उसे छोटे को छोटा पंडाल माना गया है। और इसमें कुल मिलाकर जो संख्या है वो 45 + 15 बड़े पंडाल की रहेगी। छोटे पंडाल की 10 + 10 20 रहेगी। इसके अलावा सिंदूर खेला वहाँ पे नहीं किया जाएगा। पूजा अंजलि भी वहाँ पे प्रोग्राम जो होता है वो भी नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम कंडीशंस के साथ कुछ लोगों को जाने की इजाज़त दे दी है। साथ ही एक चीज़ कहा है कि जो लोग 60 के करीब लोग आएंगे उनकी एक लिस्ट आपको सुबह ही पंडाल के बाहर लगा देनी होगी। और ये 300 से कम वाले पंडाल जो हैं, छोटे पंडालों पे ये ज़्यादा लागू कराने को कहा गया है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जाए। कोरोना के चलते ही ये तमाम बदलाव किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो धार्मिक प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें भी दिक्कतें आ रही हैं। ये अलग बात है कि यूपी नहीं है, वरना सब कुछ होता रहे यहाँ। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चार धाम मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यानी कि वो अपनी ही सरकार, जिसे उत्तराखंड सरकार कह सकते हैं, जहां पे बीजेपी सत्ता में है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इससे पहले दो जो निजी संस्थाएं हैं यानी कि एनजीओ हैं, वो पहले से ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। पीपल फॉर धर्मा एक संस्था का नाम है और दूसरी संस्था का नाम है इंडिक कलेक्टिव नाम की ये संस्था पहले से पहुंची है। अब सुब्रमण्यम स्वामी भी पहुंच गए हैं। अब यहाँ ये सवाल है किस मामले को लेके पहुंचे हैं। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम जो उत्तराखंड की सरकार ने बनाया है और चारों धामों को एक साथ जोड़ दिया है और उनका प्रबंधन, पूरा सिस्टम मैनेजमेंट का एक जगह बना दिया है। और उस मैनेजमेंट में सरकार अपने लोगों को नियुक्त कर रही है। उस फैसले को पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी सुब्रमण्यम स्वामी ने, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बात को सुनने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। वो खुद तो पहले सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, लेकिन अब उन्हें लगा कि जब दो एनजीओ पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला असल में हाईकोर्ट में तो मैंने ही उठाया था। अगर नहीं जाऊँगा तो मेरी किरकिरी होगी कि अब मैं क्यों खामोश बैठ गया हूं। शायद इससे बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को लेकर होता क्या है। 30 साल पुरानी मस्जिद के बाहर लगाई गई पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाने का हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जी हां, खबर दिल्ली हाई कोर्ट से है और मस्जिद का मामला भी आप समझ गए होंगे, दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। रावतुला, यहाँ पर रावतुला राम मार्ग यहाँ पे पड़ता है। वहाँ पे एक बसंत नगर है, वहाँ पे एक 130 साल पुरानी मस्जिद है जिसमें लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। मस्जिद के नमाजियों की ओर से एक शख्स जफ़र हैं, वो हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने पिटीशन दाखिल की, कहा कि मस्जिद के गेट के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी है और बैरिकेडिंग भी जिगजैग अंदाज में।
पहले इधर फिर इधर, जिससे वहाँ जाम लगा रहता है और मस्जिद में आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस से कहा गया कि वो इस बैरिकेडिंग को थोड़ा आगे पीछे कर ले, लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। वो गेट पे ही इस बैरिकेडिंग को कर रही है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया। तो दिल्ली पुलिस कुछ तस्वीरें लेकर पहुंची और रखा कि माई बाप हम तो मस्जिद के गेट के सामने नहीं लगा रहे हैं, आगे पीछे लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अच्छा ठीक है भैया, गूगल अर्थ से निकाल लेते हैं। तो गूगल अर्थ से जब देखा गया तो वही मस्जिद के गेट के बाहर जिगजैग तरीके से उनकी बैरिकेडिंग लगी हुई दिखाई दी, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाई और साफ कर दिया कि 30 मीटर या तो गेट से इधर और 30 मीटर या तो गेट से उधर, गेट के सामने नहीं लगा सकते, वहाँ पे आप अपनी बैरिकेडिंग कर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ज़्यादा पुलिस वाले लगाइए वहाँ पे, अगर वहाँ पे जाम लगता है, चेकिंग की दिक्कत होती है तो ज़्यादा पुलिस वाले लगाइए ताकि जल्दी चेकिंग हो, वहाँ भीड़ ना लगे। हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। लेकिन बेशर्मी तेरा आसरा, हम तो करेंगे परेशान क्योंकि हमें तो ऊपर से मिला हुआ है हुक्म, ये कहा दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से। मैंने बताया, मतलब ये उनका अंदाज है, मन की बात है उनकी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुनवाई के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला रख लिया गया है सुरक्षित। जी हां, ये खबर हमारे पास काशी बनारस यानी कि वाराणसी से आ रही है। यहां विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई जो मस्जिद है उसको ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। एक अरसे से इस मस्जिद को बताया जा रहा है कि ये भी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा है और इसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। अब फिर से ये अयोध्या की तर्ज पर मंदिर बनाया जाएगा। आपको पता है आजकल मथुरा वाला मामला जिंदा हो ही चुका है, जिला अदालत कह चुकी है ठीक है उस पर सुनवाई होगी। अब यहाँ की भी जिला अदालत ये फैसला करने जा रही है कि सुनवाई होगी कि नहीं होगी, होगी तो कहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने कहा है कि अगर इस मामले में कोई सुनवाई होगी तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में होगी। लेकिन तीनों पक्ष को सुनने के बाद जिला अदालत ने भी ये फैसला सुरक्षित रख लिया है और इसके बाद तय किया जाएगा कि यहाँ सुनवाई होगी कि लखनऊ के वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। लेकिन आप सोचिए, जब ये फैसला आया था अयोध्या वाला 9 नवंबर 2019 को, तो लग रहा था कि मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो फैसला आने के बाद और मामलों को ज़िंदा किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदा रखना बेहद ज़रूरी है, तभी तो सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बने रहेंगे। कोर्ट में आने से पहले लीक नहीं होनी चाहिए सीरोलॉजी सर्वे रिपोर्ट। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को और बहुत सख्त अंदाज में कहा है कि हमारे पास आने से पहले मीडिया में रिपोर्ट लीक ना हो जाए। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एस प्रसाद की बेंच ने दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा है कि वो इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को करेंगे। उससे पहले किसी भी कीमत पर ये रिपोर्ट मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ना ही ये रिपोर्ट लीक होनी चाहिए। सख्त फटकार के बाद जो सरकारी वकील वहां मौजूद था उसने भी कहा कि 22 अक्टूबर तक तो सर्वे पूरा हो रहा है, 27 अक्टूबर तक हम ये रिपोर्ट जो है तैयार कर देंगे। उसके बाद पहले हम रिपोर्ट हाईकोर्ट में ही दाखिल करेंगे और बाद में इस रिपोर्ट को मीडिया में दाखिल किया जाएगा। सीरो सर्वे कराया गया है ये, जिससे पता लगाया जा रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसको सीरो सर्विलांस भी कहते हैं, जिसके जरिए घर घर जाके सर्वे किया जाता है, पता लगा जाता है किस क्षेत्र में कितना कोरोना बढ़ रहा है। ये चौथा सीरोलॉजी सर्वे है जो दिल्ली में होने जा रहा है, हो चुका है, मतलब कल 22 तारीख होगी और उसके बाद अब इसकी रिपोर्ट आने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन पहले रिपोर्ट हाई कोर्ट जाएगी। चेस बोर्ड चुनाव चिन्ह पाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची है एक राजनीतिक पार्टी और ये राजनीतिक पार्टी वो राजनीतिक पार्टी है जिसको हाल फिलहाल में चुनाव आयोग ने मान्यता दी है और ये राजनीतिक पार्टी वो राजनीतिक पार्टी है जो हाल फिलहाल में बिहार में हो रहे चुनाव में हिस्सा ले रही है। इस राजनीतिक पार्टी का नाम है प्लूरल्स पार्टी। तो प्लूरल्स पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, जिस पर जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया और उनसे जवाब तलब किया कि बताओ भाई, ये कह रहे हैं कि हमें चेस बोर्ड चाहिए। चेस बोर्ड समझते होंगे ना, शतरंज वाला जुगाड़ जो होता है खेलने का। 4 हफ्ते के भीतर ये जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई है जो बड़ी लंबी होने जा रही है। 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, तब तक को वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पार्टी को चेस बोर्ड चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी पार्टी आ जाए और वो आके कहे मुझे तो दारू की बोतल का चुनाव चिन्ह चाहिए। कोई ऐसी पार्टी आ जाए कहे कि मुझे तो हथियार, जैसे तीर वीर तो ले ही लेते हैं, पिस्टल चाहिए। कोई कहे मुझे तो बारूद चाहिए, कोई कहे मुझे तो चरस पीती हुई चिलम चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन
चेस एक बड़ा खेल है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। अगर वो मांग रही है, राजनीति तो पूरा एक शतरंज का ही खेल है, अगर वो इसका चुनाव चिन्ह मांग रहे हैं तो उस पर कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 11वीं क्लास में क्यों नहीं दिया गया है स्टूडेंट को एडमिशन, इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब तलब कर लिया है। क्या है मामला, वो आपको बता देते हैं। प्रहलादपुर के रहने वाले एक स्टूडेंट हैं, वहाँ का एक सर्वोदय विद्यालय। उनका कहना है, जिनका नाम शेख हबीबुल है स्टूडेंट का नाम, कि मैंने प्राइवेट स्कूल से 10वीं क्लास पास की, 11वीं में एडमिशन लेने के लिए वहाँ पहुँचा, लेकिन मुझे एडमिशन देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर वो पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अब जो केजरीवाल सरकार है उसे जवाब तलब कर लिया, यानी कि उसके शिक्षा निदेशालय, जिसे इंग्लिश में कहे एजुकेशनल डायरेक्टरेट, से जवाब तलब कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने ये जवाब तलब किया है। एजुकेशनल डायरेक्टरेट से कहा है कि आखिर इस बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दिया गया है, जबकि अच्छे नंबर से पास हुआ है। अगली सुनवाई इस मामले में 4 नवंबर को होने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है। बांग्लादेशी जमातियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। क्या राहत मिली है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए जज साहब का नाम। जस्टिस अनिल कुमार नवम की बेंच के सामने ये मामला पहुंचा और उसमें कहा गया कि शामली जो ज़िला है उसका जो थाना है, थाना भवन, उसमें 12 बांग्लादेशियों के खिलाफ महामारी फैलाने, विदेशी कानूनों का उल्लंघन करने के तहत FIR दर्ज है। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। कोर्ट भी चार्जशीट को मामले को संज्ञान ले चुका है, लेकिन इसको इन्होंने अपने खिलाफ एक झूठा मामला बताते हुए हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बांग्लादेशी जमातियों का कहना था कि हमारे खिलाफ फर्जी मामला है, झूठे आरोप हैं और इसको खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनने लायक यानी कि विचारणीय समझा और योगी सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब तलब कर लिया है, यानी कि चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने माना कि मामला सुनने लायक है। बता दें आपको, इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट भी कह चुका है और कई और जगह की अदालतें भी कह चुकी हैं कि कोरोना की आड़ में बलि का बकरा बनाया गया है जमातियों को। अब ये बांग्लादेशी जमाती हैं जिनके देश की अर्थव्यवस्था भारत से आगे निकल गई है, तो अपने मान सम्मान को ऐसे तो जाने नहीं देंगे। यह अलग बात है कि बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती के साथ यहाँ के नेता बांग्लादेशियों को दीमक बताएं, लेकिन भारत से आगे उनकी जा रही है अर्थव्यवस्था। आरोपी के इकबालिया बयान को दिखाने पर जी न्यूज़ से जवाब तलब कर लिया गया है और जी न्यूज़ के तोते उड़ गए हैं। जी न्यूज़ कह रहा है कि साहब, इस मामले में हमारे पत्रकार का नाम उजागर ना किया जाए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन कोर्ट काफ़ी सख्त है। दिल्ली हाई कोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है। दिल्ली दंगे के वो आरोपी हैं, जामिया के वो स्टूडेंट हैं, नाम है उनका आसिफ तन्हा इकबाल। उनका एक बयान, जो इकबालिया बयान पुलिस वालों ने लिया था, उसे जी न्यूज़ ने दिखाया कि हमारे पास है वो इकबालिया बयान जिसमें कबूल कर रहा है कि कैसे कैसे किए गए थे दिल्ली में दंगे। वो बयान दिखाने पर आसिफ तन्हा इकबाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि जो बयान पुलिस ने लिया वो आखिर मीडिया के पास कैसे चला गया, इस चैनल के पास कैसे चला गया। इस पर पुलिस कोर्ट में पहुंची। जब कोर्ट ने जवाब तलब किया, पुलिस कहने लगे हमें तो पता नहीं जी, उस पत्रकार से पूछो जिसने इस बयान को लीक किया और अपने चैनल पर चलवाया, वो बताएगा। अब बताइए, पुलिस अपनी चीज़ों को सेफ नहीं रख पा रही है जो कि जांच से जुटी हुई है। तो आज इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि आप किसी का इकबालिया बयान उठाकर टीवी पर नहीं दिखा सकते हैं अपने, और ना ही ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि आप चार्जशीट की कॉपी या केस डायरी, चार्जशीट तो चलिए एक बार आरोप पत्र तय हो गया, केस डायरी जो है उठा के आप अपने चैनल पे जाके छाप दें कि देखिए ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। केस डायरी में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सख्त फटकार लगाई है, जवाब तलब किया है इस पूरे मामले में कि आखिर बताया जाए कि आपको ये बयान कहाँ से मिला। दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि उसके पास से, पत्रकार के पास कैसे गया इस बारे में वो नहीं जानती है, वो पत्रकार बताए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर यानी कि परसों को होगी। हम इस पर नज़र बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कम से कम कहीं तो लटके हैं भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार, जिन्हें ये तक तमीज़ नहीं है, इतने बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं, कि आखिर कुछ चीज़ों की गरिमा होती है। पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान कैसे लीक हो सकता है? मीडिया के सामने थोड़ी दिया था उसने बयान। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। सेना में वो एक दंपत्ति यानी कि एक कपल है जो दोनों बड़ी पोस्ट पे तैनात हैं। हाल फिलहाल में दोनों का तबादला अलग अलग कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने जाके कहा साहब एक तो हमारा ये ट्रांसफ़र रुकवाइए, और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसफ़र अगर ये कर भी रहे तो ऐसी जगह करें कि हम दोनों एक साथ रह सकें। लेकिन सेना से आए जवाब के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कहा सेना ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं है और हम उसके पॉलिसी में जाने को तैयार नहीं है, दखलंदाजी करने को तैयार नहीं है। ये खबर हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट से आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव सहाय एंडलो और उनके साथ जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने ये फैसला सुनाया और कहा है कि अब अगले 15 दिनों के अंदर जहाँ जहाँ आपकी ट्रांसफ़र किया गया, तबादला किया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करें। ये सीधा आदेश आपको हाई कोर्ट सुना रहा है। इससे पहले हालांकि इनके ट्रांसफ़र पर एक तरीके से स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट ने और सेना से पूछा था कि क्या वो इस पे विचार कर सकती है, लेकिन सेना ने विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी पिटीशन खारिज की और इन्हें कहा कि 15 दिन में जाके अपना जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे ज्वाइनिंग कर ले। बता दें आपको 15 मई को जो सीनियर ऑफिसर हैं, एक कर्नल अमित कुमार और दूसरा उनकी जो पत्नी हैं उनका नाम है, वो भी कर्नल हैं, अनु डोगरा, ये दोनों वर्तमान समय में जयपुर में तैनात हैं। इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। एक का पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया पति का, और पत्नी का कर दिया गया जयपुर से भटिंडा। उसी से परेशान होकर ये हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इनको कोई राहत देने से इनकार कर दिया, पॉलिसी मैटर बता के मामले को खारिज कर दिया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।